एसी का टेम्परेचर मतलब स्पीड कम कर देना। लाइव है। Okay. So very good afternoon to every one of you all. I hope you all are doing good. आवाज एक बार चेक करना ना. Am I audible and visible? एक बार चेक कर लेना. So yes. I think everything is clear. थोड़ी सी बढ़ा दे आवाज. I'm good, Ayush. Thank you so much. आप कैसे हो बेटा? ठीक है. तो आज से आने वाले 10 दिनों के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरा का पूरा सीए फाउंडेशन लॉ जो है उसका करने वाले हैं हम लोग रिवीजन. ओके, तो 10 दिनों में आप लोग जानते हो आप लोगों को कुछ 7 टॉपिक्स है. आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट है, एलएलपी है और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. ऐसे करके आपके 7 टॉपिक्स है और इन 7 टॉपिक्स का होने वाला है रिवीजन. और ये रिवीजन होने वाला है इन द कमिंग 10 days. एंड दिस रिवीजन सम विल बी थ्रू लाइव मोड whereas some will be in the recorded mode. But बात तो ये पक्की है कि 10 दिनों में आपके सारे के सारे 100% सिलेबस के टॉपिक्स का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं रिवीजन. ठीक है. एंड all these lectures will be uploaded and will be conducted live on our YouTube channel, that is Swapnil Patni. ठीक है. तो कोई बच्चा पूछ रहा है आयुष के मैम आज के लेक्चर में फ्री लिखा है, तो क्या सिर्फ आज का ही लेक्चर फ्री है? तो आयुष, नो, एवरीथिंग दैट इज 100% ऑफ दिस रिवीजन बैच इज गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट. You only are supposed to invest your time so that you will get your desired result. आज without wasting a single moment हम लोग शुरू करने वाले with the revision of the Companies Act 2013. तो आपके सारे टॉपिक्स का रिविजन होने वाला है. ऑफ कोर्स ऑल इंपॉर्टेंट सेक्शंस का टॉपिक्स तो सारे के सारे कवर होने वाले हैं. तो ऐसा नहीं होगा कि मैं एक आधी एक्ट को ऑप्शन में छोड़ दूंगी. ऑल द एक्ट्स आर गोइंग टू बी कवर्ड. बट ऑफ कोर्स इन एक्ट्स में जो भी सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस विल बी कवर्ड थ्रू दीज रिविजन सीरीज. ओके, तो आप अगर चाहते हो निखिल, यस, आप ये लेक्चर को ऑफलाइन अटेंड कर सकते हो. बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप 2 से 3:30 बजे तक फ्री हो तो आप मेरे साथ लाइव ही ये लेक्चर को अटेंड करो, ताकि आपको भी समझ में आए आप क्या जवाब को इंस्टेंटेनियसली दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे हो. कभी अगर कुछ डाउट आ जाता है तो इंस्टेंटेनियसली आप डाउट भी जो है मुझे लाइव चैट पे पूछ सकते हो. अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपने अपने लिए खुद के लिए एक टाइम टेबल बना दिया है and you want to follow the timetable, you are always free to follow the timetable. That's not going to be any issue. आप वो timetable को follow करते हुए आपके convenience के हिसाब से your time, your space, your speed आप इस lecture को देख सकते हो. But yes, lecture आपने जरूर देखना है ना. अब ये सारे revisions जो है मैं conduct करने वाली हूँ through the chart book. अगर आपके पास मेरी चार्ट बुक है तो फिर क्या बात है,
बट अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास ये चार्ट बुक नहीं है, तो भी आपको कोई भी चीज का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन ऑलवेज रिफर द टेक्स्ट बुक. जहां कहीं से भी आपने क्लासेस की है, अगर क्लासेस नहीं की है, आपने मॉड्यूल से अगर पढ़ाई की है, तो आप मॉड्यूल को रिफर करते हुए भी लेक्चर्स को देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो. बट ये रिविजन प्रोसेस में यू आर सपोज टू बी वेरी एक्टिव. जानबूझ के मैंने 2 बजे का समय लिया है, क्योंकि आप लोग जानते हो आपका जो लॉ का पेपर है वो 2 से 5 के बीच में कंडक्ट होने वाला है. तो मैं नहीं चाहती हूं कि इस समय पे आप पावर नैप लो या आप सो जाओ, बिकॉज नाउ इट्स द टाइम दैट यू नीड टू रियली चेंज योर रूटीन. वट एवर माइट बी योर रूटीन, आप 2 से 5 बजे के बीच में सोना अफोर्ड नहीं कर सकते. यू आर सपोज टू बी एक्टिव इन दोज 3 आवर्स. मैं चाहती थी तो सुबह के टाइम पे एकदम जल्दी या शाम के समय पे या रात के समय पे भी ये रिविजन लेक्चर्स ले सकती थी, क्योंकि वैसे भी ये YouTube पे हो रहे हैं. बट आई वॉन्टेड टू स्पेसिफिकली कीप इट एट 2 o'clock ओनली बिकॉज द time for your examination is scheduled between 2 to 5. That's the reason why I'm taking these classes at 2 o'clock. छोटी सी बात है but बहुत important बात है, because eventually it's going to make a big difference in the examination. Okay. अब ये lectures है किसके लिए? ये lectures दोनों भी attempt के students के लिए है. So anyone, first of all, who is planning to give the CA Foundation examination in September 24, और अगर आपकी क्लासेस हो चुकी है या वो पर्टिकुलर टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और आपका जो एग्जामिनेशन है वो है जनवरी 2025 में, तो आप इन रिवीजन लेक्चर्स को देख सकते हो. और अगर आपका जनवरी 25 में जैसे आपके कुछ टॉपिक्स हो गए, जैसे कि कंपनीज एक्ट हो गया है, नेगोशिएबल हो गया, LLP हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हो गया, एग्जाम्पल में दे रही हूं, तो आप ये रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो. जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा. जो पहली बार सितंबर में दे रहे, बेचारे आप उन लोगों से पूछिए रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है. बेचारे वक्त के मारे हैं ये लोग. तो जनवरी वाले बच्चे, आप लोगों के पास तो बहुत ज्यादा समय अभी भी आपके मुट्ठी में है, आपके हाथों में है. आप जितनी बार इस लेक्चर को देख सकते हो उतना ज्यादा फायदा आपको होगा और उतने समय के लिए आपका रिटेंशन भी अच्छा बना रहेगा. ओके, तो you can watch these lectures now also and later on also as per your schedule and your requirement. Okay, chalo aa jaiye. Let's start without wasting a single moment, because you know कि वक्त की बहुत कमी है ना. आ जाइए. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्चुअल बच्चों, मतलब एवरी वन ऑफ यॉल, इफ यू नो द आंसर, प्लीज से द आंसर अलोंग विथ मी. एंड इफ यू विश टू, यू कैन ऑल्सो गिव योर आंसर्स थ्रू द चैट बॉक्स इन द कमेंट सेक्शन, so that even I feel that these sessions are interactive sessions, है ना. But at least अगर chat box में नहीं, तो at least आप orally जहां कहीं से भी ये lectures ले रहे हो, आप जवाब दीजिए, so that things will be very smooth for you also. ठीक है, आ जाइए. Come on guys. Yes Arush, let's start. आज हमारा पूरा का पूरा कंपनीज एक्ट का जो रिविजन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. So I am revising from my chart book. अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आई जस्ट कम डाउन टू द चार्ट बुक. चलो, लेट्स टॉक गाइस. ओके, चलो शुरुआत करते हैं. पहली बात तो ये जो कंपनीज एक्ट है, ये कंपनीज एक्ट किन किन लोगों को एप्लीकेबल है, तो आप लोग जानते हो कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी कंपनी वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट. This act means which act? The Companies Act 2013 or under any previous Companies Act. Along with that, the Companies Act is also applicable to insurance companies,
Banking companies, companies engaged in the generation and the supply of electricity. In fact, it is also applicable to those companies which are governed by special act. सिर्फ companies ही नहीं, Companies Act is also applicable to body corporates as are notified by the government, the central government of India. So this is the applicability of the act. Applicability जानना क्यों जरूरी है? एप्लीकेबिलिटी जानना इसीलिए जरूरी है बिकॉज माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक्ट कौन कौन लोगों को एप्लीकेबल है ये समझना बहुत जरूरी है. सपोज मेरा बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा है, तो क्या मुझे कंपनीज एक्ट के सेक्शंस को फॉलो करने की जरूरत है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. मैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कब फॉलो करूंगी? मैं कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस तो तभी फॉलो करूंगी जब मैं एप्लीकेबिलिटी में आती हूं. तो हर एक्ट का यूजुअली सेक्शन नंबर 1 जो होता है वो होता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, और कंपनीज एक्ट का भी कुछ वैसा ही है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 1 बात करता है इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी के बारे में. अब सवाल ये उठता है, What do you mean by a company? जब हम सेक्शन 2 की डेफिनेशन को देखते हैं तो कंपनीज एक्ट ने कंपनी को डिफाइन किया है एज व्हाट? कम ऑन गाइस, एज कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. तो हमें कुछ खास समझ में नहीं आता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, कंपनी इस वर्ड को समझने के लिए देखेंगे कि कंपनी के फीचर्स क्या क्या है. सबसे पहला फीचर, ओके, आप लोग तो जानते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए. व्हाट इज द मेमोरी टेक्निक? क्लैप्स, के लोग तालियां बजाए. C इज फॉर कॉमन सील, L इज फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी, A इज फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, P इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन एंड S इज फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी. सबसे पहले कॉमन सील. What is the common seal? The common seal is nothing but it is the official signature of the company. ठीक है, तो यहां पे होता क्या है, कंपनी जो होती है वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, आपके और मेरे जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स में साइन नहीं कर सकती है. तो साइन करता कौन है? साइन की जाती है बाय अफिक्सिंग द कॉमन सील. जहां कहीं पे भी कॉमन सील अफिक्स किया जाता है, माना जाता है कंपनी ने वहां पे किया है साइन. बट आज के जमाने में कॉमन सील ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपल्सरी. अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर आपके पास कॉमन सील नहीं भी है तो भी क्या ही बात है. अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है, 2 डायरेक्टर्स डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं. बट जहां कहीं पे भी कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी है, डायरेक्टर अलोंग विद द कंपनी सेक्रेटरी विल ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे करके वो डॉक्यूमेंट पे कंपनी की जाती है ऑफिशियल सिग्नेचर प्लेस. L is for limited liability, but याद रखना it is the liability of the members that is limited, और डिपेंड करता है कि कंपनी का टाइप क्या है, और जो भी कंपनी का टाइप होगा उसके हिसाब से लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. जैसे कि अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, देन द लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड शेयर कैपिटल. जहां पे आपकी कंपनी जो इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, then the liability will be limited up to the extent of the guaranteed amount. और जहां कहीं पे भी अनलिमिटेड कंपनी होती है वहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड. तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी कंपनी का टाइप क्या है, मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड. A is for what? A is for artificial person. याद रखना, company form of organization is created by law, and if it is created by law, it can only be dissolved by law. It is an artificial person जिसको कानून ने प्रोसेस के द्वारा बनाया है. But though it is an artificial person, it is a person in the eyes of law, and thus it can buy assets in its own name. It can incur liabilities in its own name. It can sue and be sued in its own name. P is for perpetual succession. Perpetual का मतलब होता है continuous and succession का मतलब होता है existence. तो members में come and members में go, but company जैसी है वैसी की वैसी ही रहती है. इनफैक्ट जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो चलता ही रहता है. कानून ने इसको बनाया है और कानून सिर्फ इसको मिटा सकता है. डायरेक्टर या मेंबर के डेथ से
कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होता है. एंड द लास्ट फीचर इज सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन इन द आईज ऑफ लॉ, सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स. ओके, तो ऐसा नहीं कह सकते मेंबर्स मतलब ही कंपनी है और कंपनी मतलब ही मेंबर्स है. कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग. कंपनी का है एक सेपरेट स्टेटस इन द आईज ऑफ लॉ. इनफैक्ट ये चीज हमने देखी भी थी इन अ वेरी जजमेंटल केस विच इज सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस, जहां पे यही डिसाइड हुआ था कि सैलमन की आइडेंटिटी अलग है as compared to the company that he has incorporated. Yes or no, guys? Yes. So these are the features of a company. But देखो, एक साइड पे जहां लॉ मेकर ने कहा है कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, दूसरे साइड पे लॉ मेकर कहता है जहां पे हमने ये पर्दा घिराया है, हम अगर चाहे ये पर्दे को उठा भी सकते हैं. जहां पे भी हमें लगने लग जाए कि इस गिराए गए पर्दे का गलत फायदा उठाया जा रहा है, तो ऐसे केस में वी विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट व्हील. ओके, और जब आप कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करते हो तो मेंबर्स और कंपनी को एक माना जाता है, या तो फिर डायरेक्टर्स और कंपनी को एक माना जाता है. और भले ही गलत काम कंपनी के नाम पे किया जा रहा हो, बट इसकी सजा हम कंपनी को नहीं देंगे, बट इसकी सजा हम उन मेंबर्स को या डायरेक्टर्स को देंगे. सो बेसिकली समटाइम्स वी ऑल्सो हैव द पावर टू डिसरिगार्ड द कॉर्पोरेट स्टेटस ऑफ अ कंपनी, और हम कंपनी को उसके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग नहीं मानेंगे, उनको एक ही मानेंगे. इसी को कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ दिस कॉर्पोरेट व्हील. इनफैक्ट कुछ जुडिशियल प्रोविजंस भी है, और इन्हीं जुडिशियल प्रोविजंस में ये कंक्लूड किया गया था कि अगर ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है तो इन सर्कमस्टेंसेस में हम लोग जो है कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं. Which are these judicial provisions? सबसे पहली बात तो जब भी आपको डिसाइड करना है कि सामने वाली कंपनी क्या आपकी फ्रेंड है या क्या आपकी एनिमी है, आप देख सकते हो कि उस कंपनी को, वो सामने वाली कंपनी को कंट्रोल कौन कर रहा है. तो आपने जैसा देखा था ब्रिटिश कंपनी 1, ब्रिटिश कंपनी 2, दोनों के बीच में वॉर हो गई टायर सप्लाई करने के बाद बट पेमेंट मिलने के पहले. अब हमने ये नहीं देखा है दैट दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन लंदन एंड हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन लंदन. हमने ये देखा था कि कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल जो है वो था इन द हैंड्स ऑफ द जर्मन्स. इनफैक्ट ओनरशिप भी जर्मन्स की और मैनेजमेंट भी जर्मन का. तो सिर्फ क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई थी यूनाइटेड किंगडम्स में, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रिटिश कंपनी. हम ये भी देखेंगे कि इस कंपनी को चलाने वाले लोग कौन है. अगर चलाने वाले लोग डायरेक्टर्स हमारे, इनफैक्ट ओनर्स भी अगर जर्मन ही है, इस कंपनी को माना गया था एज अ जर्मन कंपनी एंड इट वॉज रिगार्डेड एज एन एनिमी कंपनी. तो कोई कंपनी क्या आपकी एनिमी है या क्या आपकी फ्रेंड है, वो डिसाइड होता है कि कंट्रोल किसके हाथों में है. ओके, नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टू प्रोटेक्ट द टैक्सेस. हमने सर डिनशाओ मानिकजी पेटिट के केस में देखा था, अगर कोई कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, क्यों इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है? विद द इंटेंशन ऑफ इवेडिंग द टैक्सेस. तो आपका जो इंटेंशन है वो टैक्स को अवॉइड करना है. इनफैक्ट ये कंपनी कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कोई दूसरी एसेट्स होल्ड नहीं कर रही है, कोई कंपनी का धंधा भी नहीं है, कंपनी एक ही काम करती है और वो है एसेट को होल्ड करना, उस पे इनकम जनरेट करना. जनरेटेड इनकम पे तो टैक्स नहीं लग रहा है और जो पैसा बन रहा है वो वापस से डिनशाओ मानिकजी पेटिट को रूट किया जा रहा है. मतलब ये सारी कंपनीज वर इनकॉर्पोरेटेड एज अ शैम so that the taxes could be avoided.
तो ये रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉर्पोरेट व्हील को कर सकते हैं लिफ्ट. सो सेकंड केस जहां पे कॉर्पोरेट व्हील की लिफ्टिंग हो सकती है. थर्ड, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशंस. यहां पे क्या हो रहा है, कोई भी कंपनी को अगर फॉर्म किया गया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट एज अ डिवाइस टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बोनस टू बी गिवन टू द एम्प्लॉइज, तो माना गया था कि कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा और ये दूसरी कंपनी जो आपने बनाई है उसकी इनकम को आपकी ओरिजिनल कंपनी की इनकम से क्लब किया जाएगा और ये क्लब्ड इनकम पे आप बोनस दोगे टू योर एम्प्लॉइज, क्योंकि आपने दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया था ओनली फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग द पेमेंट ऑफ बोनस टू योर वर्कमैन. तो ये बात नहीं चलेगी. फोर्थ केस, कम ऑन गाइस. is the formation of subsidiary to act as an agent. तो बहुत बार ऐसा होता है that a company may sometimes be regarded as an agent of its members और एजेंट ऑफ सम अनदर कंपनी, और इसके वजह से इंडिविजुअलिटी आपकी खो जाती है. और कभी कभार अगर कुछ काम प्रिंसिपल नहीं कर सकता है, आप ये काम आपके एजेंट के द्वारा, मतलब ये दूसरी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के द्वारा करवाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप तो लॉ को बाईपास कर रहे हो. तो ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और कॉर्पोरेट व्हील को कर देंगे लिफ्ट. जैसे कि अगर कोई लाइसेंस मेरी कंपनी को नहीं मिल रहा है, वो सेम लाइसेंस मेरी इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडरी कंपनी को भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो काम मैं खुद नहीं कर सकती मैं किसी और के द्वारा भी नहीं करवा सकती और मैं वो दूसरी कंपनी का गलत फायदा नहीं उठा सकती. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंपनी को अगर इनकॉर्पोरेट किया गया है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रॉड और इन ऑर्डर टू डिफीट लॉ, तो ऐसे केस में आपका इंटेंशन ही इलीगल है और प्रॉपर नहीं है, तो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया जाएगा और ये जो गलत काम कर रहे हैं उन लोगों को सजा दी जाएगी. तो देखो, सत्यम में जब स्कैंडल हुआ, सत्यम लिमिटेड कंपनी को जेल नहीं भेजा गया. किसको जेल भेजा गया? रामलिंगा राजू, है ना. यहां पर हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया और सजा किसको दी? बिहाइंड द बार्स किसको भेजा? रामलिंगा राजू को. तो दिस इज ऑल्सो केस वेर इन कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड. मैं चाहती हूं पांचों भी हेडिंग्स आप एक बार अच्छे से पढ़ो, एक नोटबुक लो आपके बाजू में और याद करके पांचों पॉइंट्स को लिखने की कोशिश करो. मैं आपको 1 मिनट का समय, चलो 2 मिनट का समय दे रही हूं. 2:28 हुए, 2:30 तक का समय है. 1 मिनट लर्न करने के लिए और 1 मिनट लिखने के लिए. समय शुरू होता है अब. कम ऑन. उमेश, अगर आपका अटेम्प्ट जनवरी में तो भी आप ये लेक्चर देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. कम ऑन, अभी लर्न कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं. कम ऑन गाइस.
डन, ग्रेट, वेरी गुड हरमन, अनुराग, व्हाट अबाउट अदर्स? सिद्धाई, very good. Nice, Sunita. So your time is up. I hope you all have learned all the 5 points relating to the lifting of corporate wheel and you all have written all the points. तो अगर ये बच्चे लिख सकते हैं, I'm sure everyone else watching also can finish learning and writing it in the same time that is given to you all, है ना? क्योंकि आप लोग इन्हीं बच्चों के साथ compete करने वाले हो. याद रखना, आपका competition यही बच्चों के साथ है. अगर ये बच्चे इन 2 मिनट में लर्न करके लिख सकते हैं तो आपको भी ये स्पीड मैच करनी होगी बेटा. चलो, let's move on to the next point and that is classification of companies. तो आप लोग जानते हो अलग अलग हेडिंग के बेसिस पे द कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स. जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी द कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड एन अनलिमिटेड कंपनी. पहली बात तो इफ इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो ऐसे केस में the liability of the members is limited up to the extent of the unpaid share capital which can be called either during the lifetime और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. एक बार आपके शेयर्स फुल्ली पेड अप शेयर्स है तो उस केस में फिर आपको मतलब आप उन लोगों से पेमेंट डिमांड नहीं कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, अगर आपकी गारंटी कंपनी है तो क्या होता है? गारंटी कंपनी के केस में द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट. ये गारंटीड अमाउंट कहां पे लिखा होता है? कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में. और ये गारंटीड अमाउंट बुलाया जा सकता है only during the winding up. Okay. Unlimited कंपनी में क्या हो रहा है? अनलिमिटेड कंपनी में the liability of the members is unlimited. बट ये जो लायबिलिटी है ये अराइज होती है ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, that too if the assets are falling short to repay the liabilities. Just one second. अनलिमिटेड लायबिलिटी में सिर्फ क्या होता है? The liability of the members arise only during the winding up. But winding up में भी आप members से contribution कम मांगते हो जब आपको लगता है कि आपकी assets कम हो गई है, और अगर आपकी liabilities ज्यादा है तब ऐसे केस में आप ये पैसे बुलाओगे. Yes, on the basis of membership, companies are divided into 2 types. एक तो प्राइवेट कंपनी है और एक है पब्लिक कंपनी. देखो, पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है. तो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके आर्टिकल्स में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस है, एल, आर एंड पी. एल क्या बात कर रहा है? दैट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स अप टू 200. R is that there is a restriction on the transferability of the shares, and P is for prohibition. Prohibition on what? Prohibition on making an invitation to the public. प्राइवेट कंपनी चाह कर भी पब्लिक के पास नहीं जा सकती है. अगर प्राइवेट कंपनी को पैसे रेस करने भी है, प्राइवेट कंपनी पैसे रेस कर सकती है, एंड दैट इज ओनली थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके. रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. प्राइवेट कंपनी अगर चाहे शेयर्स ये मेंबर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, बट जब ये शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, ये शेयर्स कभी भी फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं. ये शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, बट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस व्हिच आर अटैच्ड रिगार्डिंग द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स. अब देखो, प्राइवेट कंपनी में कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी. नाम में लिखा 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी.
यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी एक है और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स भी एक है, मतलब बेसिकली एक ही मेंबर हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या ही बोले अब, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टर्स बट मिनिमम एक है, मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं, और सोल मेंबर जो है उसको नॉमिनेशन करना जरूरी होता है, और ये नॉमिनेशन भी किया जाता है इन फेवर ऑफ वन पर्सन ओनली। अब अगर आपको सोल मेंबर बनना है या आपको अगर नॉमिनी बनना है तो ऐसे केस में देयर इज सम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वन, you should be a natural person, citizen of India. You should be a major, and it does not really matter whether you are a resident of India or otherwise. Anyone, whether resident or non-resident, can now be eligible to incorporate an OPC or become the nominee of a one-person company. Okay. Next. OPC cannot carry out non-banking financial activities. OPC cannot be incorporated and it cannot be converted into a Section 8 company. एक समय पे आप एक OPC के सोल मेंबर और दूसरे OPC के नॉमिनी बन सकते हो. So those were the things relating to a one person company. स्मॉल कंपनी मतलब क्या? पहली बात तो स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी. तो जो कंपनी प्राइवेट है वो पब्लिक नहीं है, जो कंपनी पब्लिक है वो प्राइवेट नहीं है. यहां पे लिखा है मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलने के लिए आपकी कंपनी प्राइवेट होना जरूरी है, और आपकी कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, अब देखो मैं रूल्स के हिसाब से कह रही हूं, शुड नॉट बी मोर देन हाउ मच 4 crores एंड योर टर्नओवर शैल नॉट बी मोर देन 40 crores. यहां पे फिगर्स अपडेट हो चुके हैं, मैंने अपडेटेड प्रोविजंस ही आपको क्लास में पढ़ा है. द फिगर्स आर 2 and 40. ओके So, yes, that's the definition of a small company. सुनो मेरी बात, 4 और 40 are the revised numbers according to the rules applicable for your attempt. Okay, तो अगर आपको देखना है कि कोई कंपनी स्मॉल है या नहीं, पहली बात तो वो कंपनी प्राइवेट होनी चाहिए. उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, इट शुड नॉट बी एक्सीडिंग हाउ मच 4 crores एंड टर्नओवर शैल नॉट बी एक्सीडिंग 40 crores. ये तीनों भी कंडीशंस एक साथ अगर पूरे होते हैं तो माना जाएगा आपकी जो कंपनी है इज अ स्मॉल कंपनी. ओके, यस. और फिर तो आप जानते हो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, तो पब्लिक में देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स. पब्लिक कंपनी में शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और पब्लिक कंपनी कैन गो टू द पब्लिक टू मेक एन इन्विटेशन फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स सिक्योरिटीज. मतलब पब्लिक कंपनी अपना आईपीओ एफपीओ ला सकती है. नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कंपनीज में बी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी और एन एसोसिएट कंपनी. इसके ऊपर थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है. पहली बात तो होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसकी कोई सब्सिडरी कंपनी होती है. तो व्हाट डू यू मीन बाय अ सब्सिडरी कंपनी? तो सुनो मेरी बात, subsidiary company in relation to a holding company means a company one which controls the composition of the board of directors, या तो फिर it exercises control on more than 1/2 of the total voting power. This control is exercised either on its own or together with one or more of its subsidiary, या तो फिर you all are chain subsidiaries. Okay, तीनों में से कुछ भी अगर एक हो गया तो माना जाएगा वो वाली कंपनी होल्डिंग, और ये वाली कंपनी जो है विल बी रिगार्डेड एज योर सब्सिडरी कंपनी. एसोसिएट कंपनी का क्या मतलब होता है? एसोसिएट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच द अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी
of the company having influence and it includes a joint वेंचर कंपनी. और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस को डिफाइन किया गया है और कहा गया है ऐसी कोई कंपनी जिसमें आपका एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर है तो माना जाएगा आपका उस दूसरी कंपनी में है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस. ओके, फिर ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं. गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या? गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है in which not less than 51% of the paid up share capital is held either by the central government or by the state government or partly by the central as well as the state government, and it also includes a subsidiary of a government company. याद रखना, holding subsidiary बनने के लिए you should be exercising control on more than 1/2 of the total voting power. और गवर्नमेंट कंपनी के लिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है एटलीस्ट 51% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल. एक एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा था जहां पे इंस्टीट्यूट ने दोनों होल्डिंग सब्सिडियरी और गवर्नमेंट कंपनी के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल बनाया था, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 1/2 है, यहाँ पे लिखा गया है नॉट लेस देन 51%, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ना. तो जिधर आप फिसलते हो उधर ही इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बनता है, तो याद रखना. ठीक है, आगे चलो. फॉरेन कंपनी का क्या मतलब है? फॉरेन कंपनी एक ऐसी कंपनी है विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट इट इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. ये प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया जो है इट कुड कैरी आउट ईदर ऑन इट्स ओन और थ्रू इट्स एजेंट physically or through the electronic mode and it is conducting business activity in India. ऐसी कंपनी को कहा जाता है as a foreign company. Another very good उज्जवल झा. यस बेटा, आपका एडमिट कार्ड आ चुका है. आप अगर चाहो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके बट अभी लेक्चर तो कर लो मेरे भाई, है ना. प्रिंस साहब आ जाइए. चलो क्या कह रही थी मैं? यस, हो गया ना डाउनलोड. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. बहुत आगे जाओगे बेटा, बहुत आगे जाओगे. सो यस, सेक्शन 8 कंपनी इज वन ऑफ द फेवरेट सेक्शंस ऑफ द आईसीआई, जो यही कहता है कोई भी कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है नॉट विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बट विद द इंटेंशन ऑफ प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह, ऐसी कंपनी को कहा जाता है एज अ सेक्शन 8 कंपनी. ये कंपनीज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती. दीज कंपनीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड. इनफैक्ट जितना भी प्रॉफिट उन्होंने कमाया है वो प्रॉफिट उनको इस्तेमाल करना होता है फॉर द फर्दरेंस ऑफ देयर ऑब्जेक्टिव. ये कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए लाइसेंस लगता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट जहां सीजी उनको लाइसेंस दे सकता है अगर ये कंपनीज ने अपने प्रोविजंस को कॉन्ट्रवीन किया है, जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटीज करने लग गए, ऐसी कुछ हरकतें इन्होंने कर ली, तो जहां सीजी ने लाइसेंस दिया था सीजी उनसे लाइसेंस ले भी सकता है. ऑफ कोर्स यस, लाइसेंस लेने के पहले उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी. लाइसेंस एक बार आपका छीन लिया गया, आपको आपके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड अब लिखना चालू करना पड़ेगा. हो सकता है अमेलगमेशन का ऑर्डर पास किया जाए, कुछ नहीं समझ में आए, लगे आप वाहियादी हो, तो फिर गवर्नमेंट आपको वाइंडिंग आपका ऑर्डर भी पास कर सकता है. ओके, बट वॉट एवर द डिसीजन,
एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विल ऑलवेज बी गिवन टू यू. सेक्शन 8 कंपनीज के कुछ प्रिविलेजेस भी होते हैं, जैसे कि ये कंपनीज को 21 डेज की नोटिस जनरल मीटिंग्स के लिए देने की जरूरत नहीं होती है. 14 डेज प्रायर नोटिस भी दे तो भी चलेगा. इनफैक्ट ये कंपनीज को रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है. इन लोगों को नॉमिनेशन कमिटी, शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी, ऐसी सारी कमिटीज भी बनाने की जरूरत नहीं है. एंड इनफैक्ट पार्टनरशिप फर्म कैन बिकम अ मेंबर ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी. तो ये कुछ प्रिविलेजेस है जो सेक्शन 8 कंपनीज को दिए गए हैं. ओके डोरमेंट कंपनी ऐसी कंपनी है जहां कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है. इनफैक्ट ऐसी कंपनीज को हमने इनकॉर्पोरेट किया है फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और टू होल्ड सम एसेट्स और सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. ओके, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहा है, मतलब एनी ट्रांजैक्शन विच इज अदर देन 4 थिंग्स: पेमेंट ऑफ फीस बाय द कंपनी टू द ROC, any payment that the company is doing to fulfill the requirement of this act or any other act, allotment of shares, क्योंकि आप जानते हो कोई भी कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते ही है. एंड एनी पेमेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स रिकॉर्ड. ओके, तो ये 4 चीजें अगर आप कर रहे हो तो चलेगा. इसके अलावा अगर आपने कुछ किया तो माना जाएगा आपका ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, तो आपको डोरमेंट कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा. निधि कंपनीज आप खुद कर सकते हो. सो दैट वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. नेक्स्ट चार्ट पे आ जाते हैं एंड दैट इज मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. पहली बात तो कोई भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए सेक्शन नंबर 3 कहता है कम से कम 1, 2 या 7 लोग लगते हैं. 1 OPC के लिए, 2 प्राइवेट कंपनी के लिए, 7 पब्लिक कंपनी के लिए. और जब कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, इट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड ओनली फॉर अ लॉफुल पर्पस. सच कंपनीज दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग कैन ईदर बी अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और एन अनलिमिटेड कंपनी. जो ओके, जो बंदा कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, ही इज अ फाउंडर प्रमोटर. ओके, तो बेसिकली he takes all the steps in order to incorporate the company, to raise the funds, to commence the business. ऐसे बंदे को कहते हैं as a promoter. ओके, अब कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स तो आप लोग जानते हो. कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए देयर आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू फुलफिल. आई थिंक आई हैव अ PPT ऑन दिस. आई विल जस्ट चेक. PPT Interlaw Companies Act. Just give me a moment. कोई भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने होते हैं ROC के पास. तो कौन से ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको ROC के पास सबमिट करने होते हैं? पहली बात तो आप सबमिट करोगे महुआ और अहुआ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. देन यू सबमिट द डिटेल्स रिलेटिंग टू पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड पर्टिकुलर्स ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स. ठीक है, साथ साथ में 2 तरीके का डिक्लेरेशन होता है. एक बाय द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स कि मैं चोर नहीं हूं और मैंने चोरी नहीं की है. और दूसरा डिक्लेरेशन होता है बाय CA, CS, CMA एडवोकेट अलोंग विद द डायरेक्टर के जो भी कंप्लायंसेस है एक्ट रिलेटेड वो हमने कंप्लाई की है. अलोंग विद दैट यू ऑल्सो नीड टू टेक द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई, उनकी जो पोजीशन है हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की है. और जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं बनता है आप देते हो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस. ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद
अगर आरओसी को सब सही लगता है वो आपको इशू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तब से एक नए पर्सन का जन्म हो जाता है इन द आईज ऑफ लॉ। और इसी बर्थ सर्टिफिकेट में मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कंपनी का नाम अलोंग विद द सिन नंबर इज गिवन। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व किए जाते हैं फॉर अ लाइफ टाइम। कल जाके आपने इनकॉर्पोरेट करते वक्त अगर कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है यू विल बी पनिशेबल अंडर 447। उतना ही नहीं, ट्रिब्यूनल के पास पावर है दैट इट माइट पास एन ऑर्डर टू make the liability of the members unlimited, change the management, remove the name from the register of companies, your company का नाम, या तो it can also pass an order for winding up। तो ऐसे करके हमारा हो जाता है सेक्शन नंबर 7। एक बार गो थ्रू कर लो फिर हम बढ़ते हैं आगे। Done? Okay, yes. SIN is that 21 digit code, alphanumeric code, जहां पे जो आपके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द सेम, क्लैप्स। जैसी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, नाउ अ सेपरेट पर्सन हैज बीन बोर्न इन द आईज ऑफ लॉ। It can buy assets in its own name, incur liabilities in its own name. It has a perpetual succession and it can sue and be sued in its own name. यही मेमोरेंडम और आर्टिकल का भी एक इफेक्ट होता है। Members are bound towards the company. Company is bound towards the members and even the members are bound inter se. Okay. Next, classification of capital. अब देखो, capital is classified into 5 types, starting with the first type, and that is the authorized share capital. Authorized share capital वो capital है जो कंपनी रेस कर सकती है in maximum. Okay, इससे ज्यादा कैपिटल के रूप में कंपनी फंड्स रेज नहीं कर सकती। इनफैक्ट यही आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में। सेकंड इज द इशूड शेयर कैपिटल। ये वो कैपिटल होता है जो कंपनी इशू करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स मेंबर्स। ओके, तो जितना आपने ऑफर किया है फॉर सब्सक्रिप्शन इज नोन एज द इशूड शेयर कैपिटल। बट जितना इशू हुआ है सब्सक्राइब हुआ है ऐसा जरूरी नहीं है। वो पार्ट कैपिटल का जो इशू करने के बाद सब्सक्राइब हुआ है उसको कहते हैं एज द सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट इज नोन एज द कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड में से जितना अमाउंट पे हुआ है उसको कहते हैं एज द पेड अप कैपिटल ऑन द शेयर्स दैट हैव बीन इशूड। ऐसे करके अब क्या हुआ है, 5 टाइप्स हो गए हैं हमारे कैपिटल के। देखो क्वेश्चन क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल मींस द शेयर कैपिटल। ओके, तो आपका जो कैपिटल होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू सर्टेन नंबर्स एंड इट हैज अ फिक्स्ड अमाउंट। यही कैपिटल के 5 टाइप्स है। एक बार बता सकते हो 5 टाइप्स कौन से? ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप एंड कॉल्ड अप। एक काम करो, चलो टेक्स्ट बुक को क्लोज करके नोटबुक में कैपिटल के 5 टाइप्स लिखो। चलो, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। सपोज इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ गया, बताइए मेरे को।
जल्दी जल्दी लिखो, कम ऑन गाइस. शो नहीं हो रहा है. क्या नहीं शो हो रहा है बेटा? आपका एडमिट कार्ड. So some kids are done with the writing part. I hope others are also done with the writing part. अगर ये लोग लिख सकते हैं तो आप भी लिख ही सकते हो. ठीक है. कैपिटल 5 टाइप में डिवाइडेड है. ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप. एक साइड पे जहां कैपिटल का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप शेयर्स का क्वेश्चन है, जहां पे शेयर्स का पहली बात तो नेचर क्या होता है? एवरी शेयर इज मूवेबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल. सिर्फ ट्रांसफरेबिलिटी की जब बात आती है, पब्लिक कंपनी है तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो शेयर्स अभी भी ट्रांसफरेबल है, बट नाउ दे आर ट्रांसफरेबल विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. ओके. एवरी शेयर शैल बी डिस्टिंक्टिवली नंबर्ड. अगर आपके शेयर्स फिजिकल फॉर्मेट में है तो, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में तो नंबरिंग का सवाल ही नहीं उठता. अब यही शेयर कैपिटल भी दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. जो कैपिटल प्रेफरेंस नहीं है उस कैपिटल को कहते हैं एज इक्विटी शेयर कैपिटल. और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी दो टाइप में डिवाइडेड होता है, शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स. तो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? वो शेयर्स जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं. ओके. प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिलेटिंग टू टू थिंग्स. वन, payment of dividend, and second is the repayment of capital during the winding up of the company. Okay. Next, come on guys, last few minutes bas, last दो charts बचे. Come on guys, let's rock. Everyone please sit straight like good children. चलो. Next chart is relating to memorandum of association and article of association. दो basic documents हर कंपनी के, महुआ और अहुआ. मेमोरेंडम में लिखा होता है नाम और काम, और आर्टिकल में लिखा होता है यही काम को आप करोगे कैसे. इनफैक्ट मेमोरेंडम को चार्टर ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है. ओके. और इसी कंपनी के मेमोरेंडम के ऑब्जेक्ट क्लॉज की वजह से कंपनी के पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो होती है डिफाइन. मेमोरेंडम का कुछ कंटेंट भी है, और इसको बनाने के पीछे एक मकसद भी है. एक, वो जनता को बताता है और थर्ड पार्टीज को बताता है कि कंपनी को क्यों इनकॉर्पोरेट किया गया है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है. क्योंकि अब अगर किसी को कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, वो वही कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा विच इज विद इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द कंपनी. एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, वो शेयर होल्डर को बताता है कि उनका दिया गया पैसा किस पर्पस के लिए होने वाला है इस्तेमाल. ओके. यही मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होता है. NRLOC पार करके आ गई. हाँ. N is for name clause, R is for registered office clause, L is for liability clause, O is for object clause, C is for capital clause, and आ गई is for association clause. ऐसे करके ये सारी बातें होती है जो लिखी जाती है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. तो आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है? कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस जो इंटरनल अफेयर्स को गवर्न करता है वही लिखा होता है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. सो बेसिकली मेमोरेंडम के नीचे हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है, और मेमोरेंडम के दायरे में रहते हुए आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को बनाना जरूरी है. बट अगर आप चाहते हो आप आपके आर्टिकल्स को कर सकते हो एंट्रेंच. न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है तो फिर तो वो आर्टिकल्स ओरिजिनली ही एंट्रेंच कर सकती है. एग्जिस्टिंग कंपनीज भी अपने आर्टिकल्स को कर सकती है एंट्रेंच. एंट्रेंच करना मतलब क्या? टू मेक देम मोर स्ट्रिक्टर as compared to the Companies Act in regard to passing of special resolution. अब अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है, आप एंट्रेंचमेंट कर सकते हो बाय टेकिंग द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स.
बट अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तब भी एंट्रेंचमेंट पॉसिबल है, बट पब्लिक कंपनी आर्टिकल्स को कर सकती है एंट्रेंच ओनली बाय पासिंग अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो दैट वाज अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. एंड लास्ट but not the least, very important chart which is relating to three doctrines: doctrine of ultra vires, doctrine of constructive notice and doctrine of indoor management. ये तीनों भी डॉक्ट्रिन्स, तीन में से भी दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोर मैनेजमेंट और अल्ट्रा वायर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ठीक है, आ जाइए. कम ऑन गाइस, क्या लिखा है यहां पे? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स. कम ऑन गाइस. अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड एंड वायर्स मतलब पावर्स. सो एनी एक्ट दैट यू हैव डन which is beyond the powers of the company is known as an ultra vires act. In fact, such transactions are void ab initio and they are null in the eyes of law. चाह कर भी ये ट्रांजैक्शंस जो है वो एनफोर्स नहीं किए जा सकते. ठीक है, इनफैक्ट सारे के सारे मेंबर्स हाँ बोल दे तो भी ये ट्रांजैक्शंस का रैटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है. इनफैक्ट द डायरेक्टर्स आर पर्सनली लायबल फॉर सच ट्रांजैक्शन. हाँ, बट अगर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, होने जा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? यू कैन, माय डियर स्टूडेंट्स, गो फॉर एन इंजंक्शन ऑर्डर. ठीक है, नेक्स्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. कंस्ट्रक्टिव नोटिस में क्या हो रहा है? सुनो मेरी बात. ओके, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्रिन कहता है आपकी जिम्मेदारी है सिर्फ मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ना नहीं. मेमोरेंडम और आर्टिकल तो आप पढ़ोगे ही, बट मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ने के साथ साथ यू आर ऑल्सो सपोज टू मेक इट श्योर कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड विथ. ये सारी चीजें जब आप करोगे तभी हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे. सो इनफैक्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर. बट व्हेन विल वी प्रोटेक्ट द कंपनी अगेंस्ट द आउटसाइडर? जब उसने दो बातें की है, एक मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़ा है, और दूसरा he has also made it sure that the internal proceedings have been complied with. बट कुछ समय बाद एक बहुत फेमस और जजमेंटल केस आया, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट. इसी केस लॉ से ये डॉक्ट्रिन बना है. इस केस लॉ का नाम है द रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वाइन. इतना फेमस हो गया ये केस लॉ कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को हम आज बुलाते हैं एज द टर्क्वाइन्स रूल. क्या कहता है टर्क्वाइन्स रूल? ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है आप मेमोरेंडम और आर्टिकल पढ़िए, दैट्स इट. आप प्रिज्यूम कर सकते हो कि इंटरनल प्रोसीडिंग्स जो है वो कंप्लाई हो चुका है, क्योंकि कंपनी में अंदर क्या चालू है इसमें आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. यू कैन प्रिज्यूम दैट द इंटरनल प्रोसीडिंग्स हैव बीन कंप्लाइड विथ. इनफैक्ट इस डॉक्ट्रिन में यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी. बट वो लॉ ही क्या लॉ है जिसके कोई एक्सेप्शंस ना हो. इसी डॉक्ट्रिन के है तीन एक्सेप्शंस, starting with the first exception, and that is if you have the knowledge of irregularity, unfortunately you will not be protected. Then we will protect the company against you. So basically if you are a person who is dealing with the company and you have the notice कि जो contract enter किया जा रहा है वो irregular है, फिर भी आप contract enter करते हो, तो सबसे बड़े बेवकूफ आप ही हो. अनफॉर्चुनेटली हम आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. वी विल प्रोटेक्ट द
company against you. Thus, this becomes an exception to the doctrine of end or management. Second exception, suspicion of irregularity. तो बेसिकली अगर आपने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है, जैसे आनंद बिहारी लाल के केस में आपने टोकन अमाउंट अकाउंटेंट को दे दिया टू परचेज द इमूवेबल प्रॉपर्टी. एनीवन विथ लिटिल कॉमन सेंस कैन अंडरस्टैंड कि an accountant cannot have the power to purchase the immovable or sell the immovable property of the company. Means it was very obvious that whatever was happening was very irregular. फिर भी आप वो irregular चीज करते हो तो इसमें stupid आप ही हो. And we will not be able to protect you. We will protect the whom? Come on guys. The company against you. Next, forgery. अब देखो, doctrine of indoor management is only going to apply to irregularities, but it is not going to apply in case of forgery, because forgery is a case of absence of consent, not a case of irregular consent. तो no consent, no contract. इसलिए unfortunately forgery cannot be a case wherein we will be able to protect you, and thus forgery comes as an exception. और forgery के केस में हम outsider को unfortunately protect नहीं कर पाएंगे. We will protect the company against the outsider, which makes it an exception to the doctrine of end or management. ऐसे करके 3 exceptions है. और अगर आप देखते हो एक्सेप्शन का इफेक्ट इज नथिंग बट इट इज द इफेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस. यस और नो गाइस? यस. तो ऐसे यस, रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड कंपनी केस हुआ था जहां पे कंपनी सेक्रेटरी ने डायरेक्टर की सिग्नेचर को किया था फॉर्ज. तो हमने रूबन को प्रोटेक्ट नहीं किया था, हमने प्रोटेक्ट किया था कंपनी को. यस और नो गाइस? यस. तो ऐसे करके हमारा ये जो एग्जॉस्टिव रिवीजन लेक्चर है कंपनीज एक्ट का वो हो जाता है कंप्लीट. कल हम लोग मिलेंगे 2 बजे ही और तब हम लोग करेंगे पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट को रिवाइज, और अगर समय बचता है तो हम एलएलपी एक्ट को भी कर लेंगे रिवाइज. प्लीज मेक इट श्योर यू आर रिवाइजिंग दिस लेक्चर अटेंटिवली, और कल के रिवीजन सेशन के पहले एनआई एक्ट और एलएलपी को रिवाइज कर लेना, जिससे आपको रिवीजन सेशन का बहुत होगा फायदा. अगर कोई टॉपिक में आपका वीकनेस है, यूट्यूब हैज अ वेरी गुड फीचर ऑफ रिड्यूसिंग द स्पीड. अगर कोई टॉपिक अच्छा है तो यूट्यूब ने और एक फीचर दिया है आपकी स्पीड को इंक्रीज करने का. वो फीचर्स का इस्तेमाल कीजिए और आनंद उठाइए. मेक द बेस्ट of this revision series. Okay, so stay inspired, stay blessed, all the best. See you tomorrow, same time, same place. Bye bye. बंद कर दे.